Hello guys, welcome back to my channel Makkad Classes. I am Vinny Makkad. This is the third part of the video. आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आज मैं सुबह सुबह चाय पी रही थी. चाय पीते पीते मैं हैप्पी बिस्किट खा रही थी. हैप्पी बिस्किट खाते खाते तो मुझे समझ में नहीं आया हैप्पी बिस्किट बनाया किसने है. तो फिर मैंने देखा उस पैकेट में तो लिखा था पार्ले कंपनी ने बनाया. चलो ठीक है, पार्ले कंपनी ने बना तो दिया बिस्किट, पर बिस्किट बनता कैसे है और बिस्किट बनता कहाँ है और ये बिस्किट का पैकेट मेरे घर तक कैसे पहुँचा और मैं हैप्पी बिस्किट को जानती कैसे हूँ और ये इवन पार्ले कंपनी को मैं कैसे जानती हूँ. ये बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे और ये सब सारे सवाल मेरे पूरे करे, मेरे को बताया क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ने. तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इंडस्ट्री वो पार्ट है जहाँ पे बिस्किट बनता है, बट बनने के बाद मेरे तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, वो कॉमर्स करेगा. कॉमर्स में कुछ प्रोडक्शन नहीं होएगा. प्रोडक्शन बिस्किट का कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इंडस्ट्री में ख़त्म हो जाएगा. तो अपन अब देखते हैं डिटेल में इंडस्ट्री क्या होता है. इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे रिसोर्सेज को यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो यहाँ पे यूज़फुल गुड्स क्या है, बिस्किट, और इसमें रिसोर्सेज कौन से यूज़ हुए होंगे, आटा यूज़ हुआ होगा. तो उस आटे को कन्वर्ट करना बिस्किट में ये इंडस्ट्री करती है. इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, कुछ प्रोड्यूस होता है, प्रोसेस होता है. आटे को प्रोसेस करके बिस्किट बनाना, ये प्रोसेस हो रहा है. और एक और चीज़ आती है इंडस्ट्री में. एक और चीज़ क्या आती है मैम, एक और चीज़ आती है ब्रीडिंग एंड रेसिंग ऑफ एनिमल्स. जानवरों का ब्रीड करना और प्रोड्यूस करना, उसको वो भी आता है इंडस्ट्री में. तो इंडस्ट्री भी तीन टाइप की होती है. इंडस्ट्री कौन सी टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री और एक होती है टर्शियरी इंडस्ट्री. अपन अब डिटेल में देखते हैं कौन सी क्या इंडस्ट्री होती है. प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जो अपना रॉ मटेरियल लेती है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. मैम रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ बेसिक मटेरियल चाहिए होता है, उससे बोलते हैं रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री का क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज. वो खुद का रिसोर्स नहीं यूज़ कर रही है, वो नेचर से, मतलब इंसानों का बनाया हुआ कुछ भी चीज़ नहीं, वो नेचर में ऑलरेडी है, उसको यूज़ कर रही है. तो वो कौन सी इंडस्ट्री यूज़ करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री में दो चीज़ होती है, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री को भी दो प्रकार में डिवाइड करा गया है. फर्स्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सेकेंड है जेनेटिक इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है मैम, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जो एक्सट्रैक्ट कर रही है, मतलब कुछ निकाल रही है. कहाँ से, अर्थ से, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से. अर्थ क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है. तो अपन खदानें देखी होगी हमने, कोल की खदानें, गोल्ड माइंस, ये सब खदानें देखी होगी. तो ये सब क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपन नेचुरल रिसोर्सेज से. तो ये कौन सी इंडस्ट्री करेगी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करेगी. और इसमें एक और चीज़, अभी अपन ने देखा था बिस्किट. बिस्किट किससे बना, वीट से. तो वीट क्या होगा, वीट के क्रॉप से उगे होंगे. तो वीट्स के क्रॉप उगे होंगे, वो भी आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में. मतलब यहाँ पे कौन सी लैंड यूज़ होगा, लैंड ह्यूमन ने नहीं बनाया, ये नेचर में ऑलरेडी. सॉइल ह्यूमन ने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी है. तो फार्मिंग भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है. तो इसमें और चीज़ें क्या आती है, माइनिंग आती है, लंबरिंग मतलब पेड़ों को काटना, वो भी आता है, हंटिंग आता है, फिशिंग ऑपरेशन आता है. तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. अपन अब मूव करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक वर्ड डिराइव हुआ है जीन से, जो अपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा. तो यहाँ पे अपने को एनिमल्स को ब्रीड करना, प्लांट्स को ब्रीड करना, ये सब चीज़ें कहाँ पे आती है, जेनेटिक इंडस्ट्री में. जेनेटिक इंडस्ट्री का एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, पोल्ट्री फार्म. पोल्ट्री फार्म वो होता है जहाँ पे हैंस को रखा जाता है, हैंस को ब्रीड करा जाता है, क्योंकि हैंस अपने को बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, जैसे चिकन में, एग्स में, तो बहुत सारी चीज़ों में काम आती है. यहाँ पे इसको फर्दर सेल करा जाता है ताकि पैसा कमा सके. तो ये कौन सी इंडस्ट्री होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री होती है. ये एक होती है फिश हैचरी, जहाँ पे फिश होती है ना, फिश को ब्रीड करा जाता है ताकि इसको फर्दर सेल कर सके, फिश को बेच सके मार्केट में. तो ये कौन सी इंडस्ट्री होगी, जेनेटिक इंडस्ट्री. नर्सरी प्लांट पौधे उगाए जाते हैं वहाँ पे. तो ये कौन सी इंडस्ट्री होगी, जेनेटिक इंडस्ट्री. तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. प्राइमरी इंडस्ट्री में दो चीज़ होती है, एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज और एक जेनेटिक इंडस्ट्री आती है. तो अपन मूव करते हैं हम नेक्स्ट इंडस्ट्री में.
और अपन ने प्राइमरी इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है मैम? सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री का यूज़ करके फिनिश गुड्स बनाती है। और इसका एग्जाम्पल आपको देती हूँ, इसका एग्जाम्पल है जैसे आयरन ओर। आयरन ओर कहाँ बना होगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में, तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया होगा स्टील में। तो ये कौन सी इंडस्ट्री ने करा? ये करा है ये अपने को करा है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो तरीके की होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी गुड्स आया उसको मैन्युफैक्चर करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना, ताकि आप लोग, मैं, सब लोग कंज्यूम कर सके, इसको यूज़ कर सके। वो कौन सी इंडस्ट्री करेगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी चार तरीके की होती है, एक होती है एनालिटिकल, सेकेंड होती है सिंथेटिक, थर्ड होती है असेंबली, चौथी होती है प्रोसेसिंग। अब डिटेल में देखते हैं क्या क्या होती है। एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करना, एनालिटिक करना, इसको अपन बोलेंगे, इस इंडस्ट्री को अपने को बोलते हैं यहाँ पे एनालिसिस कर। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कच्चा तेल अपन बाहर से लेके आते हैं, जैसे आपने सुना होगा सऊदी अरेबिया, दुबई, यहाँ से कच्चा तेल भारत में आता है। तो ये इसको अब कच्चा तेल आ गया, कच्चे तेल को पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ा जाता है। तो वो कौन सी इंडस्ट्री होगी? एनालिटिकल इंडस्ट्री। मतलब एक एनालिटिकल एक प्रोडक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ने का काम करेगी एनालिटिकल इंडस्ट्री। अपन अब मूव करते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री। नेक्स्ट इंडस्ट्री कौन सी है? सिंथेटिक इंडस्ट्री। जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्री ने एक प्रोडक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा, सिंथेटिक इंडस्ट्री उसका अपोजिट करती। क्या करती है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है ना उसको मिक्स करके एक प्रोडक्ट बना देती है। पर ये लोग क्या करते हैं? फिक्स प्रपोर्शन लेते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी मिक्स कर देंगे। जैसे सीमेंट है, सीमेंट में बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, जैसे कोल, लाइमस्टोन, और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स को फिक्स प्रपोर्शन में मिक्स करके सीमेंट बनता है। सोप में भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो इनको कंबाइन करके डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को बन के इसको सोप बनता है। एट ए फिक्स प्रपोर्शंस में होता है, ये भी याद रखना। तो आप लोग को एनालिटिकल समझ में आ गया। एनालिटिकल में एक प्रोडक्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट बने, सिंथेटिक में उल्टा हो गया, सिंथेटिक में डिफरेंट प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट बन गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग मतलब जैसे प्रोसेस करना, मतलब एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाना, वो कौन सी इंडस्ट्री करेगी? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करेगी। जैसे शुगर केन, गन्ना, आप गन्ने से क्या बनता है? शुगर बनती है। गन्ने को प्रोसेस करके अपने शुगर बना ली, वो कौन सी इंडस्ट्री करेगी? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे आज मैंने स्टार्टिंग में भी एग्जांपल लिया था बिस्किट को, मतलब आटे को प्रोसेस करके बिस्किट बनाना, ये कौन सी इंडस्ट्री करेगी? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपन असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबल आपने कभी सुना होगा, घर में आपके बोला गया होगा असेंबल प्रोडक्ट है, तो ये तो असेंबल प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल बेस होता है कार में अपन डिफरेंट प्रोडक्ट को एक मिक्स करके, एक असेंबल करके, मतलब जोड़कर एक अपन ने एक नया प्रोडक्ट बना लिया, कार बना ली। एक लेदर सीट, लेदर होता है कार में, लेदर की सीट्स होती है, स्टीयरिंग होता है, और टायर्स होते हैं, स्टील बॉडी होती है कार में। तो ये सबको डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मिक्स करके अपन एक कार बना दी। इंडिविजुअली ये नहीं एक बनाई, इसको एक पूरी इंडिविजुअल बन के अपन ने इन सबको मिक्स करके कार बनाई। जैसे टीवी भी एक एग्जाम्पल है इसका, इसमें स्क्रीन होती है, प्लास्टिक बॉडी होती है, तो इन सबको, ये सब बॉडीज और रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके कुछ बनाना, उसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो अपने को समझ में आ गया होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट: एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। अपन अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे रॉ मटेरियल को यूज़ करके बना रही है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है। जिसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे डैम्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, ये सब आपके बने होंगे। ये कौन सी इंडस्ट्री में बने होंगे? ये बने होंगे अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक और मेन पॉइंट होता है, यहाँ पे अपने को स्किल्स यूज़ करनी पड़ती है, किसी के गुण यूज़ करने पड़ते हैं, किसके? इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स के। और इनकी मदद से अपन एक डैम्स, रोड, ब्रिजेस बनाते हैं। और इसमें अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मैम क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको आप उठा के बेच नहीं सकते हो। वो एक पर्टिकुलर, जैसे आपका घर है, घर को आप उठा के बाजार ले जा सकते हो, बेच सकते हो नहीं, वो जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे ही रहेगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बनती है इसका फाइनल प्रोडक्ट। आई थिंक सबको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा। इवन सेकेंडरी इंडस्ट्री भी अपना कंप्लीट होता है, और यहाँ सेकेंडरी इंडस्ट्री तक अपना सारा प्रोडक्ट
बन जाता है, मतलब एक बिस्किट बनाने, पूरा पैकेट बनाने का काम इतना बन गया होगा सेकेंडरी इंडस्ट्री तक। पर फिर मैम ये टर्शियरी इंडस्ट्री क्या दे रखी हुई है? टर्शियरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री की मदद करती है, इसको बोलते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री अपन देखेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड, मतलब अपन कॉमर्स पढ़ेंगे ना तो उसमें एक टॉपिक होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, वो सेम टर्शियरी इंडस्ट्री का काम होता है। तो आई थिंक सो अब अपन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कॉमर्स पे। मैम कॉमर्स क्या होता है? अपन ने देखा इंडस्ट्री में फाइनल प्रोडक्ट बन गया। कॉमर्स क्या करता है? पार्ले कंपनी ने बिस्किट बना दिया, बिस्किट बनाकर मेरे उधर पहुंचाने का काम कौन करेगा? मतलब एक फाइनल कंज्यूमर, मैं कौन हूँ? कंज्यूमर, कंज्यूम करने वाली इंसान, कंज्यूमर। तो मेरे बीच में लिंक प्रोड्यूस करेगा, इट क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। पार्ले कंपनी का लिंक क्रिएट करेगा कंज्यूमर तक। ये कौन सी इंडस्ट्री करेगी? कॉमर्स करेगी। कॉमर्स में अपने को देखिए कि पार्ले कंपनी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है? पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, ये सब प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करेगा कॉमर्स। पर मैम ये सब आपने बोला, ये क्या होता है हिंड्रेंस और हिंड्रेंस, पर्सन, प्लेस, टाइम, इसको अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, ट्रेड और ऑक्सिलरी ट्रेड। हिंड्रेंस मतलब मैं बता देती हूँ, हिंड्रेंस मतलब बाधाएं, बहुत सारी बाधाएं आती है। एक प्रोड्यूसर को एक प्रोडक्ट बनाने के बाद भी बहुत सारी बाधाएं रहती है और इन सब बाधाएं को दूर करने का काम करती है कॉमर्स। तो अपन देखते हैं, फर्स्ट होता है ट्रेड। ट्रेड मतलब बाय और सेल करना, इसको बोलते हैं ट्रेड। जैसे अपन ने देखा होगा आपके घर के पास में कोई शॉप है, वो क्या करता है? वो एक गुड्स परचेज करता है, फिर आपको बेच देता है। क्या वो प्रोडक्शन का कुछ काम कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ खरीद कर बेचने का काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड। इट रिफर्स टू सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यहाँ पे जो बंदा, जो इंसान, वो जो परचेज कर रहा है और सेल कर रहा है, उसको बोलते हैं ट्रेडर। और इसको अपने को ट्रेड को भी दो प्रकार में डिवाइड करा गया है, एज पर द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। अगर अपन ट्रेड कर रहे हैं, अगर इंडिया की जो बाउंड्री है ना, इंडिया के मैप के अंदर कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ही कर रहे हैं, उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। और अगर इंडिया की जो जियोग्राफिकल बाउंड्री, मतलब इंडिया के बाहर अपन अगर सेल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड मैंने बता दिया विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। पर इंटरनल ट्रेड भी दो प्रकार के होते हैं, होलसेल और रिटेल। मतलब एज पर द क्वांटिटी इंटरनल ट्रेड को भी डिवाइड करा गया है, होलसेल और रिटेल। अगर बहुत बल्क क्वांटिटी में पार्ले कंपनी से अगर मैं प्रोडक्ट करती हूँ तो मुझे क्या बोलेंगे? होलसेलर। और रिटेलर क्या होता है फिर मैम? रिटेलर मतलब वो होता है जो होलसेलर ने बल्क क्वांटिटी से पार्ले कंपनी से खरीद लिया। पर यहाँ से होलसेलर इतने बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, तो हर एक घर, हर गली में, हर एक कॉर्नर पे एक शॉप होती है, तो वो रिटेलर परचेज करता है होलसेलर से ताकि आपको दे सके गुड्स। तो अगर स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो परचेज करता है गुड्स को, उसको बोलते हैं रिटेलर। तो होलसेलर क्या करता है? बल्क क्वांटिटी, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी से किससे परचेज करता है? प्रोड्यूसर से, और सेल कर देता है स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को। फिर मैम रिटेलर्स क्या होता है? रिटेलर्स क्या करता है? अभी जैसे मैंने बताया, वो परचेज करता है होलसेलर से और सोल्ड कर देता है अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? ये हैप्पी बिस्किट का मैं हूँ अल्टीमेट कंज्यूमर। और मैंने किससे परचेज करा होगा? एक रिटेलर शॉप से। तो अब समझ में आ गया होगा, जो मेरे घर के पास में जो शॉप है उसको मैं आज के बाद रिटेल शॉप बोलूँगी। आई थिंक सो इतना समझ में आ गया होगा आपको। मैम इंटरनल ट्रेड तो समझ में आ गया हमको। मैम ये एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड जैसे मैंने आपको बताया था, आउट ऑफ द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, मतलब मैं इंडिया से बाहर सेल करती हूँ, वो किधर आएगा? वो आएगा एक्सटर्नल ट्रेड में। एक्सटर्नल ट्रेड में भी इसको डिवाइड करा गया है 3 पार्ट्स में, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है? अगर मैं बाहर से कुछ खरीदती हूँ, जैसे आपको मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था कि अपन सऊदी अरेबिया, दुबई से कच्चा तेल खरीदते हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं? परचेज करने का काम कर रहे हैं गुड्स को, तो वो किस में आता है? इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट मतलब फिर मैम क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर बेचना, मतलब इंडिया में बहुत सारे वेजिटेबल्स उगते हैं, क्रॉप्स उगते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं, तो ये इंडिया से बाहर बेचना, तो वो आता है एक्सपोर्ट में। फिर मैम ये एंट्रीपोर्ट क्या होता है? इसको अपन पहले ये दोनों पढ़ ले, फिर अपन एंट्रीपोर्ट पढ़ते हैं। तो इंपोर्ट में क्या होएगा? सऊदी अरेबिया से मैंने क्या करा? सऊदी अरेबिया से मैंने कच्चा तेल खरीदा, तो वो क्या होएगा? इंपोर्ट। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या आएगा? इंडिया से मैंने बाहर बेच दिया गुड्स, उसको स्पाइसेस, जैसे इंडिया में स्पाइसेस बहुत उगती है, तो इंडिया में मैंने स्पाइसेस भेज दिया सऊदी अरेबिया को, तो बेचना, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब परचेज करना, एक्सपोर्ट मतलब बेच देना।
मैम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमको समझ में आ गया, फिर ये एंट्री पोर्ट क्या होता है? एंट्री पोर्ट को अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। एंट्री पोर्ट मतलब मैं थाईलैंड से मैं कुछ खरीद रही हूँ। थाईलैंड से मैंने क्या खरीदा? थाईलैंड से मैंने खरीदा रबर को मैं इंडिया लेके आई और इंडिया से मैंने इसको बेच दिया जापान में। तो मैंने क्या करा, एक कंट्री से गुड्स परचेज करा और उसको बेच दिया किसी और कंट्री में, तो उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। अभी तक अपना कंप्लीट हो गया है। ट्रेड के दो पार्ट्स डिवाइडेड हुए, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इंटरनल को भी अपने देख लिया, दो प्रकार में डिवाइड करा गया है, होलसेल और रिटेल। और एक्सटर्नल को कितने प्रकार में डिवाइड करा गया है? 3 प्रकार में, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। अपने को तीनों के मतलब पता है। तो ये यहाँ पे अपना ट्रेड फिनिश होता है। अब इसके ट्रेड क्या होता है? अभी तक आपने मुझे मैम बताया था कि हिंड्रेंस में भी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क और ये सब आपने बताया था। अभी तक आपने इनके मतलब नहीं बताया। अब इन सब के मतलब आपको ऑक्सिलरी टू ट्रेड से पता चल जाएगा। मैम ये वर्ड ऑक्सिलरीज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी मतलब हेल्प प्रोवाइड करना ट्रेड को। जो भी चीज़ ट्रेड को मदद करेगी उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ऑक्सिलरी ट्रेड में फर्स्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन क्या होता है? गुड्स बनते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में और डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? एक ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे हो सकता है? बाय शिप हो सकता है, बाय रोड हो सकता है, बाय एयर हो सकता है, बाय रेल हो सकता है। इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। जैसे ये पार्ले कंपनी की फैक्ट्री कहाँ पर है? मुंबई में। और मुंबई से मेरे उधर तक गुड्स कैसे आए? एमपी, आई लिव इन एमपी, तो यहाँ तक गुड्स कैसे आए? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आए। और ट्रांसपोर्टेशन अपने कौन सी हिंड्रेंस मतलब मेरी कौन सी बाधा दूर कर रहा है? प्लेस ऑफ कंजप्शन की। तो अपन ने देखा होगा कॉमर्स अपनी बहुत सारी बाधाएं दूर करता है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन ने मेरी कौन सी बाधाएं दूर कर ली? प्लेस ऑफ कंजप्शन की बाधाएं दूर कर दी। इस ट्रांसपोर्टेशन एक अकेला काफ़ी नहीं है, साथ में कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन प्रोड्यूसर, ट्रेडर और कंज्यूमर के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक करने का काम कौन करेगा? पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन फैसिलिटी, इंटरनेट। इससे अपना क्या होएगा? ये प्रोड्यूसर, ट्रेडर और कंज्यूमर के बीच में लिंक क्रिएट कर देगा, कम्युनिकेट कर सकता है एक इंसान। जैसे आपने भी हैप्पी के प्रोडक्ट देखा होगा और हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक टोल फ्री नंबर दिया रहता है। तो ये किससे पॉसिबल हुआ? कम्युनिकेशन से पॉसिबल हुआ, ताकि अपन प्रोड्यूसर को बता सके, जो ऑनर है उसको बता सके कि आपके प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है। एक ट्रेडर भी कम्युनिकेट कर सकता है प्रोड्यूसर से। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अपन ने समझ लिया है। नेक्स्ट होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग और फाइनेंस, बैंक की क्या जरूरत हुई? सारा पैसा अपन एक प्रोड्यूसर नहीं लगा सकता, उससे कुछ उधार लेना पड़ता है बैंक से। तो क्या आपको लगता है रिलायंस अपना सारा पैसा उसने खुद ने लगाया होगा? या टाटा बिरला आपने सुना होगा, कंपनीज के नाम सुनोगे, क्या इन लोगों ने अपना सारा पैसा खुद का लगाया होगा? नहीं, इन लोगों ने भी बैंक से लोन लिया होगा, क्योंकि एक इंसान पूरा पैसा अपना नहीं लगा सकता, उसे लोन लेना पड़ता है। और लोन कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करती। अपनी एक और हिंड्रेंस खत्म हो रही फाइनेंस की, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा मुझे कौन प्रोवाइड कर देगा? बैंक पैसा प्रोवाइड करने के साथ साथ बहुत अलग अलग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को, ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके। जैसे एक कैश क्रेडिट आपने कभी सुना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैम आपने बताया, हमको मतलब समझ में नहीं आया आपने कौन सा वर्ड यूज़ करा, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब मैं बताती हूँ। कैश क्रेडिट मतलब ये होता है कि आपके जो दुकान पे कुछ स्टॉक होगा, कुछ सामान रखा होगा, उसके बदले आप बैंक को बोलो कि मैं आपको प्लेज करता हूँ, मैं आपको गिरवी रखता हूँ। आपको असल में नहीं रखना है गिरवी में, एक पेपर बना के देना है, वो गिरवी रखोगे बैंक, उसके बदले बैंक आपको कैश क्रेडिट में मतलब आपकी एक लिमिट बढ़ा देगी ताकि आप बैंक से उधार ले सकते हो पैसा। सेकेंड होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब ये होता है कि आपका बैलेंस अगर जीरो भी हो जाए उसके बाद भी आप विड्रॉल कर सकते हो अपने अकाउंट से, मतलब नेगेटिव बैलेंस आ जाए। मैम नेगेटिव बैलेंस, हाँ, नेगेटिव बैलेंस में भी आपको बैंक आपको अलाउ कर देगा, आप में से पैसे ले सकते हो अगर इवन आपका बैलेंस जीरो हो गया। तो ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करता है। तो ये एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अपना कौन से हिंड्रेंस उसने अपने हटा दी, फाइनेंस की हिंड्रेंस हटा दी। तो ये अपने को बैंकिंग एंड फाइनेंस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट होता है इंश्योरेंस। मैम
अपन ने पढ़ा था कि बिजनेस में बहुत रिस्क होती है, बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होती है, पर ये अपने रिस्क को ख़त्म करने का काम कौन करे? एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जो अपने रिस्क को एलिमिनेट करती, पूरी ख़त्म नहीं कर सकती। कोई भी एक चीज़ होती है ना, रिस्क बिजनेस में कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उसको कम करने का काम कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी। एक बिजनेसमैन को कौन कौन से रिस्क हो सकती? बहुत सारी रिस्क हो सकती, फायर की हो सकती है, थेफ्ट की हो सकती है, एक एम्प्लॉयज़ के यहाँ जो काम कर रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो इसके लिए अपन इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जी, बिजनेसमैन जाएगा, वो बोलेगा मेरा इंश्योरेंस कर दो, मेरी दुकान का, मेरी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कर दो। तो ये कौन सी कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। पर ये इंश्योरेंस कंपनी क्या आपको लगता है फ्री में काम करेगी? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए आपसे प्रीमियम चार्ज करेगी। मैम प्रीमियम? हाँ, प्रीमियम मतलब होता है कि आपको हर एक मंथ कुछ कुछ पैसा देना पड़ेगा, ताकि ये आपको उसके बदले में आपके रिस्क इतनी सारी जो है ना उसको कम करने का काम कर सके। तो ये इंश्योरेंस कंपनी को आपको हर महीने कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा, और ये मदद करती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, मतलब आपको रिस्क को रिड्यूस करने का काम करेगी इंश्योरेंस कंपनी। मैम हमको पूरा समझ में आ गया इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं वेयर हाउसिंग। क्या आपको क्या लगता है कि गुड्स एक स्मॉल क्वांटिटी में बनते होंगे कि लार्ज क्वांटिटी में बनते होंगे? असल में गुड्स बहुत सारी क्वांटिटी में बनते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में नहीं बनते। तो मैम फिर रखते कहाँ होंगे? तो रखने का मदद किसने करी? एक वेयर हाउसिंग ने, मतलब एक कंजप्शन। ये मैं पार्ले बिस्किट के कंजप्शन करने और प्रोडक्शन कब बना, पता नहीं ये प्रोडक्ट कब बना होगा, इसके बीच में बहुत टाइम रहता है। इस टाइम को रखने का मतलब गुड्स बना के रखने का टाइम का जो अपने को लॉस हो रहा है कि कंजप्शन हो जाए, तो उसको मदद करेगा अपने को वेयर हाउसिंग। जैसे आपने कभी सुना होगा कोल्ड स्टोरेज होता है, फार्मर्स लोग अपने बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो पेरिशेबल होता है, बहुत जल्दी पेरिशेबल मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उसको अपन स्टोर कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में आपके गुड्स खराब नहीं होंगे। तो वैसे ही वेयर हाउसिंग में आपने बहुत बल्क में गुड प्रोड्यूस कर दिया, आप वहाँ पे जाके स्टोर कर दो, जब भी डिमांड आएगी, जब भी लोग मांगेंगे, फिर अपन अपने वेयर हाउस से निकाल के दे सकते हैं। तो वेयर हाउसिंग ने अपने हिंड्रेंस कौन सी हटाई है? टाइम की हिंड्रेंस हटाई है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। आपने हैप्पी का एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, हैप्पी मैं भी खाऊं आप भी खाओ, हो जाए हैप्पी। तो ये क्या था? एक एडवर्टाइजमेंट है। मुझे हैप्पी के प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अगर ये एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, क्या मुझे हैप्पी प्रोडक्ट के बारे में पता चलता? नहीं पता चलता। बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट मुझे एक हैप्पी प्रोडक्ट के बारे में पता चला। हैप्पी प्रोडक्ट क्या करता है? अगर कोई प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर ने बनाया, उसके बारे में एक अल्टीमेट कंज्यूमर उसके बारे में मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन करेगा? एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है ऑक्सिलरी ट्रेड। ऑक्सिलरी ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड की जो मदद करता है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी ट्रेड। तो अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। द हिंड्रेंस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो इन सब के अपने को ये सब हिंड्रेंस अपनी दूर हो गई। पर्सन मतलब अपने को पर्सन की हिंड्रेंस को किसने मूव करी? ट्रेड ने। प्लेस की हिंड्रेंस किसने मूव करी? ट्रांसपोर्टेशन ने। टाइम की किसने? वेयर हाउसिंग ने। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, रिस्क इंश्योरेंस कंपनी ने। फाइनेंस की बैंक में। तो ये सब अपनी हिंड्रेंस जो बाधाएं थी सब खत्म कर दी कॉमर्स ने। अब अपने को मैंने बोला था आपको हर एक चीज़ में आपको याद कराने का काम भी करूँगी, तो इसके लिए आपको चार्ट दे रखा हुआ है और साथ में कुछ मेमोरी टेक्निक्स है। तो आपको मेमोरी टेक्निक याद कैसे करना है? बिजनेस एक्टिविटी अपने को जैसे पता है इंडस्ट्री और एक कॉमर्स होता है, तो अपने को जब भी इंडस्ट्री आए तो दिमाग में इंडिया नाम आ जाता है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इंडिया, तो इंडिया का नाम होना चाहिए। और एक इंडस्ट्री को आप एक समझ लो कोई स्कूल होता है। क्या होता है? स्कूल होता है। और कॉमर्स, आजकल चाइना तो हर जगह फेमस है बिकॉज ऑफ द कोविड-19, तो चाइना तो सब लोग जानते हैं। तो सी फॉर कॉमर्स, सी फॉर चाइना। तो इंडस्ट्री क्या होगा? इंडस्ट्री फॉर इंडिया एंड सी फॉर चाइना फॉर कॉमर्स फॉर चाइना। तो अब इसको इंडस्ट्री को अपन ने क्या माना है? इंडिया। और इसमें इंडस्ट्री एक स्कूल माना है। स्कूल भी स्कूल में भी कितने लेवल होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। तो वैसे इंडस्ट्री के भी 3 लेवल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और टर्शियरी स्कूल। तो मैम प्राइमरी कैसा स्कूल होता है? ईजी स्कूल होता है। कोई टफ होता है कि प्राइमरी स्कूल? नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, ईजी होता है। ई फॉर एक्सट्रैक्टिव, जी फॉर जेनेटिक। ये अपने को प्राइमरी खत्म हो गया। सेकेंडरी स्कूल में आप थोड़े बड़े हो गए बच्चे। कैसे हो गए? बड़े हो गए।
तो बड़े हो गए तो आपको किससे मिलने का मौका मिलेगा? या प्राइमरी स्कूल में थे, अब इसके सेकेंडरी स्कूल में जैसे ही पहुंचे आपको मिलेगा मौका चीफ मिनिस्टर से मिलने का। आप जिस भी स्टेट के हो वहाँ के आपको मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा जैसे ही आप सेकेंडरी स्कूल में पहुंचोगे। तो इससे अपने को सीएम सेकेंडरी स्कूल पहुंचते से अपने को किससे मिलने का मौका मिला? चीफ मिनिस्टर। सी फॉर कंस्ट्रक्शन, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग। पर ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग को भी अपन ने डिवाइड करा था, याद है आपको 4 प्रकार में डिवाइड करा था। तो इसको अपन ने मैन्युफैक्चरिंग को अपन ऐसे याद करेंगे जैसे आप व्हाट्सएप पे लिखते होगे ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, मुझे मैसेज कर देना ASAP। तो ASAP मतलब होता है मुझे जैसे पहुंचे घर पे तो बता देना। तो वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी अपन ऐसे डिवाइड करते, A for analytical, S for synthetic, A for assembling, P for processing। तो as soon as possible, A for analytical, S for synthetic, A for assembling, P for processing। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया। और हायर सेकेंडरी प्रोसेस को टर्शियरी स्कूल बोलते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपन कॉमर्स में अपन को ट्रेड तो सबको समझ में आता है, सिंपल सा। एक ऑक्सिलरी ट्रेड, मैम ऑक्सिलरी ट्रेड याद नहीं हो रहा था हमसे। ऑक्सिलरी ट्रेड को अपन ने डिवाइड करा था 5 प्रकार में, तो उसको भी याद करने का तरीका है। क्या है? एडवर्ड नाम का मेरा एक दोस्त था, मेरा दोस्त है, उसका नाम एडवर्ड है, फॉरेन में रहता, तो फॉरेनर नाम जैसे एडवर्ड नाम का कोई मेरा दोस्त था। उसने मुझे फ़ोन लगा के पूछा, हेलो विनी कहाँ पर है तू? तो मैंने वेयर आर यू, एडवर्ड मेरे दोस्त ने पूछा वेयर आ रही, मैंने बोला बैंक में हूँ। वो पूछता बैंक में क्या कर रही है तू? मैंने बोला बैंक में आजकल इंश्योरेंस का काम चल रहा है, वो भी फ्री में। और अपन इंडियंस लोग कहीं पे फ्री की चीज़ मिलती है तो कहीं रुकते हैं क्या? नहीं, अपन सबसे पहले भगते हैं। और इंश्योरेंस हो रहा है, और इंश्योरेंस हो तो मैं क्यों नहीं जाऊँगी बैंक में? तो इंश्योरेंस किस चीज़ का हो रहा है? जो मेरा ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करती हूँ, मेरे बहुत सारी ट्रक है, तो ट्रक के ट्रांसपोर्ट व्हीकल का फ्री में इंश्योरेंस हो रहा है, इसलिए मैं वहाँ पे बैंक में हूँ। तो एड फॉर एडवर्टाइजमेंट, W है वेयर फॉर वेयर हाउसिंग, बैंक होता है, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया हो क्या होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।